अगर सरकारी बैंक ना होते तो क्या तत्कालीन सरकार की जन कल्याण की तमाम योजनाएं जैसे जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना कभी सफल हो पाती? जिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना पर सरकारें इतराती हैं वो भी बिना राष्ट्रीयकरण के कभी संभव ना हो पाती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक बाला में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकों के नेशनलाइजेशन के बारे में। दोस्तों आज हम आपको भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले चरण के बारे में जो बताएंगे, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब और क्यों हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपसे यही चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है रोहित, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल बैंक बाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाइए बेल आइकन का बटन, जिससे आपको मिले हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले। दोस्तों भारत में बैंकिंग का इतिहास साल 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की शुरुआत से शुरू होता है, लेकिन आजादी के 22 साल बाद यानी साल 1969 तक देश में सिर्फ एक सरकारी बैंक काम कर रहा था, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। इसका राष्ट्रीयकरण साल 1955 में तत्कालीन नेहरू सरकार ने किया था, लेकिन साल 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद भी देश की कुल पूंजी का 80% जो है वो निजी क्षेत्र की इन 14 बैंकों के पास था। हालात ये थे कि कोई गरीब इन बैंकों में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था और इन प्राइवेट बैंकों पर उस समय के कुलीन वर्ग का कब्जा था। निजी क्षेत्र के ये बैंक भी केवल इन्हीं कुलीन वर्ग को सेवाएं देने के लिए काम करते थे। देश का आम गरीब जनता जो है वो बैंकों में घुसने से डरती थी और पूरा भारतीय बैंकिंग सेक्टर एक खास वर्ग के लिए काम कर रहा था। दोस्तों बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि क्या थी, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर। दोस्तों भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि साल 1967 से बननी शुरू हो गई थी। इस साल भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में अज्ञात कारणों से हुआ। 26 जनवरी 1965 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर उठापटक का दौर शुरू हुआ। आखिरकार शास्त्री जी की अकस्मात मृत्यु के बाद 50 साल की उम्र में इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तब उन्हें कांग्रेस की गूंगी गुड़िया कहा जाता था। उस समय कांग्रेस में वामपंथियों की एक खास लॉबी हुआ करती थी जो काफी ताकतवर थी और ये लॉबी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती थी। इन्होंने कांग्रेस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं वो असली कांग्रेस नहीं है, वो कांग्रेस इंदिरा की कांग्रेस है, जिसे उस समय इंदिरा आई के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों हमारा टॉपिक आज का यह नहीं है, तो हम इससे ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। दोस्तों इसके बाद साल 1969 पर हम आ जाते हैं सीधे। साल 1969 में देश के आर्थिक हालात और इंदिरा गांधी। जब साल 1967 में इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब देश तमाम तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। एक तरफ इंदिरा गांधी की गूंगी गुड़िया की छवि और दूसरी तरफ देश के आर्थिक हालात को बदलने की चुनौती। देश के तमाम प्राइवेट बैंक सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रहे थे और ये बैंक देश के गरीबों के लिए काम न करके सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में पैसे निवेश करते थे जहाँ मुनाफे की बेहतर संभावना होती थी। उधर इंदिरा गांधी अपनी गूंगी गुड़िया वाली छवि को बदलने के लिए बेताब थी। इंदिरा गांधी ने बड़े फैसले लेने की शुरुआत की और साल 1967 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसे 10 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ इंदिरा गांधी कहा जाता है, की घोषणा की। इसके एक प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, बैंकों पर सरकार का नियंत्रण। 2, राजा महाराजाओं को मिलने वाली पेंशन को बंद करना, जिसे दुनिया पीबी पर्स के नाम से जानती है। 3, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना। 4, आधारभूत संरचना का विकास। 5, कृषि लघु क्षेत्र व निर्यात में निवेश। ये 5 मुख्य पॉइंट थे। इसके अलावा 5 और पॉइंट भी थे। दोस्तों इसके बाद जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी ने देश के इन 14 सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन 14 बैंकों में वे सभी बैंक शामिल थे जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा की जमा थी। इस अध्यादेश का नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969। बाद में 9 अगस्त 1969 को इस ऑर्डिनेंस की जगह बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग बिल ने ले ली और ये कानून बन गया। तो चलिए दोस्तों, अब तक आप जान चुके हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि क्या थी और साल 1969 में देश के आर्थिक हालात क्या थे और इंदिरा गांधी की क्या भूमिका थी। तो दोस्तों आपको बताते हैं प्रथम चरण में राष्ट्रीयकृत किए गए 14 बैंकों के नाम क्या क्या थे। दोस्तों जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था उनके नाम थे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन 14 बैंकों का साल 1969 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसके बाद ये सरकारी बैंक के क्षेत्र हो गए। दोस्तों एक और सवाल कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य क्या था। दोस्तों ऊपर हम आपको बता चुके हैं कि साल 1969 तक देश के बैंक सिर्फ अमीरों के लिए काम करते थे और इसे क्लास बैंकिंग कहा जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि इन बैंकों का फायदा देश के गरीबों को हो, वो बैंकों से गरीबों को जोड़ना चाहती थी और इसीलिए इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को निजी क्षेत्र के 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसके बाद बैंक देश के दूर दराज के इलाकों में फैलने लगे और इन बैंकों द्वारा दी जाने वाली क्लास बैंकिंग अब मास बैंकिंग में बदलने लगी। इंदिरा गांधी अपने उद्देश्य में सफल हुई। आगे चलकर ये बैंक गरीबों और किसानों के लिए सबसे बड़ा सहारा। इसके अलावा इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये बैंक देश के कृषि, लघु एवं मध्यम उद्योगों, छोटे व्यापारियों को सरल शर्तों पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराएं व आम जन को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ें। एक अन्य कारण बैंकों को ज्यादा पेशेवर बनाना व वित्तीय संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना था। दरअसल आजादी के बाद देश के हाल कुछ ऐसे थे कि कुछ लोगों के पास ही देश की सारी दौलत थी। अमीर और गरीब के बीच गैप बहुत ज्यादा था। दोस्तों बैंकों के राष्ट्रीयकरण के नतीजे क्या हुए, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में प्रमुख कॉमर्शियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की घटना बैंकिंग सेक्टर में एक युग प्रवर्तक घटना मानी जाती है। नेशनलाइजेशन के साथ ही भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास के एक नए सफर की शुरुआत हुई। राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंक लाभ अर्जित करने वाले एक उद्योग से बढ़कर भारतीय समाज के गरीब, शोषित, वंचित तबकों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए काम करने लगे। इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसका क्रेडिट पूरी तरह से तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को जाता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। बेनिफिट्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। दोस्तों वैसे तो राष्ट्रीयकरण के बहुत सारे फायदे हुए, लेकिन कुछ पर हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीयकरण से पहले कुछ एक सीमित क्षेत्रों में काम करने वाले बैंक देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में फैलने लगे। किसान, लघु उद्योगों को सहायता मिलने का रास्ता खुला, जिससे इन उद्योगों को फलने फूलने के नए अवसर मिले। लोन पोर्टफोलियो में कुल लोन का 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जैसे कि कृषि, लघु उद्योग, ग्रामोद्योग आदि क्षेत्रों के लिए आरक्षित कर दिया गया, जिससे इन क्षेत्रों को व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। बैंकों का बिजनेस ग्रामीण क्षेत्रों तक फैलने लगा। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 1969 में देश में कुल बैंक शाखाओं की संख्या 8,322 थी, जो 1994 आते आते 60,000 के पार पहुंच गई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश में आर्थिक जिम्मेदारी के एक नए युग की शुरुआत हुई। लोगों ने अपने पैसे को बैंकों में जमा करना शुरू किया। कुल मिलाकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत के आर्थिक इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना हुई है। आज हम जो संपन्न व आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत देख रहे हैं, अगर इंदिरा गांधी सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण का फैसला न लिया होता तो शायद आज हम जिस रूप में भारत को देख पा रहे हैं वो कभी संभव नहीं होता। दोस्तों अब तक हम राष्ट्रीयकरण के बारे में लगभग सब कुछ जान चुके हैं। थोड़ी सी चर्चा राजनीति और बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर कर लेते हैं। दोस्तों राजनीतिक रूप से लोगों ने बैंकों के नेटवर्क और मौजूदा स्वरूप का भरपूर इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी इंदिरा गांधी को इसका क्रेडिट नहीं दिया। जबकि हकीकत यही है कि इंदिरा गांधी ने अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण न किया होता तो आज भी देश के आम जन के लिए बैंकिंग सेवाएं पाना संभव नहीं होता। अगर सरकारी बैंक न होते तो क्या तत्कालीन सरकार की जन कल्याण की तमाम योजनाएं जैसे जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना कभी सफल हो पाती। जिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना पर सरकारें इतराती हैं, वो भी बिना राष्ट्रीयकरण के कभी संभव ना हो पाती। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी से लेकर तमाम सरकारों ने बैंकों को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए भरपूर इस्तेमाल किया है, लेकिन पता नहीं क्यों इन बैंकों को उतना सम्मान नहीं मिला जितने के ये हकदार हैं। तो दोस्तों आप देख चुके हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया और सरकारी बैंकों की भूमिका देश के आर्थिक परिदृश्य में क्या है। दोस्तों इसीलिए आपसे निवेदन है, अगर आपको भी लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बैंकों का योगदान बहुत ज्यादा है तो आपसे निवेदन है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स करके ट्विटर पर कम से कम एक ट्वीट करें। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल बैंक वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाइए बेल आइकन का बटन, जिससे आपको मिले हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले।
तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सब्बा खैर, सत श्री अकाल। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।